वेलकम 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 वेलकम। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में एक नए अंदाज में। आज हम लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। बोर्ड कैसा लग रहा है? सिस्टम ये वाला है, ये सिस्टम बढ़िया है। पिछला सिस्टम सिस्टम तो सिस्टम है। चैप्टर चल रहा है नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। दिख रहा है क्या वीडियो से? फीडबैक देखो आपका मैटर करेगा, है ना। और लेक्चर नंबर है आज 13। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था उसके रिवीजन से चलते हैं। पहले मैं देखूं कि क्या बढ़िया दिख रहा है। ओह माय गॉड, इट लुक्स नाइस। हाँ जी, बढ़िया तो दिख रहा है। पर अब हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 12 का रिवीजन करेंगे। उससे हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। तो लेक्चर 12 में हमने क्या देखा था कि अगर मान लो एक डायपोल के बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, ये डिस्टेंस मान लीजिए डी है, ये 2d है, ठीक है। इसके सेंटर से मैंने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया P, यहाँ पे पॉइंट ले लिया P, ये है P पॉइंट। इसके ऊपर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना ड्यू टू दिस डायपोल, कैसे निकालते थे? एक्सप्रेशन बोलिए। हाँ बहुत सही, बढ़िया है, मुझे पता लग गया। अच्छा है सेटअप, ठीक है। ये वाला बोर्ड भी बढ़िया लग रहा है आपको देखने में। पर अब आप मुझे बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी? बहुत सही, कई सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 2kp/r3, है ना। और ये डिस्टेंस है मान लीजिए r। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी और वो पैरेलल होती थी, एंटी पैरेलल, पैरेलल टू डायपोल मोमेंट या एंटी पैरेलल। देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? P वेक्टर ऐसा है ना, डायपोल मोमेंट इस साइड को, ठीक है। ये है इस साइड की P वेक्टर की डायरेक्शन। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस साइड होगी कि इस साइड? पैरेलल की एंटी पैरेलल? जी हाँ बहुत सही, पैरेलल। तो E की वैल्यू कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 2kp/r3। और P क्या है? व्हाट इज P? P इज डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डायपोल, ठीक है। यानी कि 2 टाइम्स एनी वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है। 2d इंटू क्यू, डिस्टेंस इंटू एनी वन चार्ज। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। अगर हमें मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये डिस्टेंस है r, ठीक है। इसको मैंने r डैश मान लिया, मान लो, बिकॉज ये भी r है, ये भी r, चलो इसको भी r ही मान लेते हैं। r डिस्टेंस अगर मुझे ऊपर निकालना है तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इसका एक्सप्रेशन बोलो, इसका एक्सप्रेशन बोलो, इसका एक्सप्रेशन जल्दी से। बहुत सही, कई सारे बच्चों का अद्वैत का आंसर सही आ रहा है, रश्मि का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ का आंसर सही है, गौतम का आंसर सही है, और हिमांशु का आंसर सही है, और कीर्ति का आंसर सही है, किरण का आंसर सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसकी डायरेक्शन होगी एंटी पैरेलल और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा kp/r3। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या होता है? 2 होता है। मैग्नीट्यूड वाइज इसका जो रेशियो होता है दैट इज 2। ये हमने देखा था। और हमने देखा था टॉर्क ऑन एन डायपोल, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, ये हमने देखा था इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अब हमें ये देखना है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको क्या बोला था? जैसे ये एक डायपोल है, मान लीजिए ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस है तो ये आपका, इसको मैं डॉटेड बना देता हूं बिकॉज ये डिस्टेंस है। इट इज नॉट अ लाइन विच जॉइन देम, ठीक है। ये कोई वो नहीं है क्योंकि सॉलिड नहीं है, ये डिस्टेंस है। सिर्फ डिस्टेंस को मैं दिखा रहा हूं इन दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक है। ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, ठीक है। इसके ऊपर अब मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, लेट्स से, और ये यूनिफॉर्म है यानी कि बीच की स्पेसिंग और डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? Q इंटू ई, इसका चार्ज Q इंटू ई, और इसके ऊपर इस साइड का Q इंटू ई। ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगता है नेगेटिव चार्ज के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो ये Q इंटू ई, ये Q इंटू ई। अब ये घूमेगा, रोटेट करेगा। आपको टॉर्क निकालना है कि क्या टॉर्क है जिससे ये रोटेट कर रहा है। ये एंगल है लेट्स से थीटा। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? फोर्स जो रोटेट कर रहा है, फोर्स जो रोटेट कर रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पूरी लेंथ है मान लीजिए 2l। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2l। तो ये है 2l cos थीटा, 2l sin थीटा, सॉरी। क्यों 2l sin थीटा? क्यों? क्योंकि 2l अगर ये है तो ये हो गया 2l sin थीटा cos थीटा। थीटा वाली साइड क्या होता है? cos, और दूसरी साइड साइन कंपोनेंट। तो 12 sin थीटा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो टाउ विल बी इक्वल टू टाउ, ओ हट जा टाउ, ये क्या है? टॉर्क का सिंबल होता है। दिस विल बी इक्वल टू फोर्स, फोर्स है Q इंटू ई इंटू 2l sin थीटा जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब अगर मैं इसको देखूंगा, इसको देखूं तो 2 इंटू एल इंटू क्यू, ये क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या आ गया? PE sin थीटा आ गया।
है ना। और जब भी हम ऐसे किसी चीज को लिखते हैं ना, किसी वेक्टर्स, बिकॉज पी भी वेक्टर है, ई भी वेक्टर है और टाउ भी वेक्टर है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, पी क्रॉस ई, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू टाउ वेक्टर। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा टाउ का। अब मैंने पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर क्यों लिखा, ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर क्यों नहीं लिखा, इसका भी एक कारण है। देखो, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर और ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर का क्या मतलब है, इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेक करो, ये वाली है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल मोमेंट, और ई वेक्टर है उस साइड की डायरेक्शन में, है ना। तो उस साइड की डायरेक्शन में आपको ये रखना है। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर आपको बोला पी क्रॉस ई की डायरेक्शन निकालनी है, तो ये चीज जो अपनी है ना, फॉर ये इसको क्या बोलते हैं, पिंकी फिंगर वाली जो है साइड, उसको रखो पहले वेक्टर पे, पहला वेक्टर इस साइड है, और ये पाम दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में खोल दो, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो ऐसे आएगा, यानी कि जो आपका थंब है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है मतलब माइनस के कैप, तो जो आपका वेक्टर है जो क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपके थंब की डायरेक्शन वाली, यानी कि इससे जो टाउ की डायरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस के कैप, और इससे क्या आएगी, के कैप। आप इसको निकाल के देख लेना। और जो एक्सपेरिमेंटली चेक करी गई तो वो ये वाली थी, एक्सपेरिमेंटली अगर ये आई तो मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला आपका कौन सा सही है, ये वाला, और ये वाला फॉर्मूला इज रॉन्ग। ठीक है, तो P क्रॉस E आपको आ गया आंसर। अब इससे रिलेटेड आपके क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूले बन सकते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का आपके पास सम आ सकता है इससे रिलेटेड, वो हम देख लेंगे आज ही आगे। पहले मैं आपको कंसेप्ट वगैरह करवा देता हूँ आज के लेक्चर्स के, फिर हम क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है, कंसेप्ट देखेंगे ना पहले हम, फिर क्वेश्चंस ये तो आज कर लेंगे या तो अगली क्लास में, बिकॉज ये लेक्चर 13 है, तो लेक्चर 14 आपकी अगर क्वेश्चन हो जाएगी 15, 16, 17 लेक्चर्स में फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका ये चैप्टर ऐसा मान लो 5-6 लेक्चर्स का ग्राहक है, फिर आपका ये ग्राहक तुर जाएगा। ठीक है, तो तुर जाएगा तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो, नहीं तो आप ये भूल जाएंगे। एक मिनट, थोड़ा इसको, अब ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, ये तो पहले से नोट किया होगा आपने, तो रिवीजन था। हाँ जी, अरे हाँ, कितना गंदा आ रहा है ये, शिट। अब हम कैसे करेंगे, इसीलिए मैंने एक कपड़ा भी रखा था कहीं पे। एक मिनट, चलो वो तो नहीं मिल रहा तो हम नैपकिन से काम चला लेते हैं। हेडिंग डालिए, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल। ये एक डायपोल है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, उसको हमें रोटेट करना है, तो हम कितना काम करेंगे। कहाँ गई है चौक, ये रही। हेडिंग क्या है, वर्क डन टू रोटेट अ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो जैसे ये मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये मैंने मान लिया लेट से P वेक्टर है ना, यानी डायपोल मोमेंट, और ये एंगल है मान लो θ1। हमें इसको कैसे करना है, इसको हमें पहुंचाना है कहां पे, ऐसे देखो, ऐसे θ2 तक हमें इसको लेके जाना है। मान लीजिए ये है P वेक्टर, ये है E वेक्टर, ठीक है, ये हमें इस तरह से लेके आना है। ये है आपका इनिशियल और ये है आपका फाइनल। आपको इसको ऐसे यहां से यहां तक पहुंचाना है। एक मिनट, हाँ जी, यहां से आप यहां तक लेके जाना है, आपको वर्क निकालना है। अब आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में दैट वर्क DW अगर मैं निकालूं तो मुझे कितना छोटा काम करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क टू जस्ट रोटेट वेरी स्मॉल एंगल d θ। ठीक है, तो वो क्या होगा, पहले तो मैं आपको वर्क का जनरल फॉर्मूला बताऊं तो क्या होता है, F.ds, यही होगा, वर्क विल बी FDS, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो क्या रोटेट करने के लिए, रोटेट करने के लिए हम फोर्स नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, टॉर्क। तो यहाँ पे क्या आएगा, टॉर्क, और ds, टॉर्क जब हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, इसको हम d θ लिखेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल वर्क। अब टॉर्क का वैल्यू हमने निकाल लिया, PE sin θ d θ, दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल वर्क डन। अब मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो वो क्या होगा, dw का इंटीग्रेशन, यानी PE sin θ d θ का इंटीग्रेशन। PE इंटीग्रेशन से आएगा बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा sin θ d θ का,
अब इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट क्या डालोगे, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। लेट्स सॉल्व इट। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो मैं माइनस पहली बाहर ले लेता हूँ और अंदर क्या है कॉस थीटा, लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2, दिस विल बी इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आपके पास आ गया वर्क डन ऑन अ डाइपोल टू रोटेट इट एन एंगल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब अगर मान लो पहले वो ऐसे लेटा हुआ है, आपको उसको लेके जाना है, तो थीटा 1 जीरो डाल दो, थीटा 2 जहां तक जिस एंगल तक आपको लेके जाना है वो डाल दो। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के हम ऑपोजिट काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा वर्क डन का। इस एक्सप्रेशन को आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम आगे की कहानी देखेंगे। अच्छा ये दिख तो रहा है इतना छोटा छोटा जो मैं लिख रहा हूँ, वाह ये तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, नीचे का नहीं दिखा बस आपको, है ना, जो मैंने नीचे एक्सप्रेशन लिखा वो नहीं दिखा, तो मैं यहाँ पे एक लाइन मार लेता हूँ कि आपको कहाँ तक दिख रहा है। बस हमने कुछ किया नहीं, इसमें लिमिट पुट कर दी, मैं यहाँ पे ऊपर करके लिख देता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि ये भी तो जरूरी है। तो दिस विल बी इक्वल टू, इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इस तरह से ये आपके पास एक्सप्रेशन है फाइनल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। नोट कर लो, इसकी मैं फोटो खींचता हूँ, अब नोट कर लीजिए इसको, फिर हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चेंज हो रहा है जो पोटेंशियल एनर्जी में वो क्या है। इसको नोट करो, पहले इसी पे दिखा दूंगा, इसी पेज पे। अच्छा मैंने फोटो खींच ली तो अगले पे दिखा देते हैं, या ऐसा करते हैं इसी पे दिखा देते हैं, दोबारा से मैं फोटो खींच लूंगा। हो गया क्या, नोट कर लिया। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को दिखाते हैं यू से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम 90 डिग्री टू एनी एंगल थीटा, ये आपको निकालना है। अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, छोटी मतलब 11th क्लास में, डी यू इक्वल्स माइनस डी डब्ल्यू, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो फिर वो आपकी दिक्कत है, ठीक है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार, ये पढ़ा ही होगा आपने, है ना। डी यू इक्वल्स माइनस डी डब्ल्यू, अब आपने डी डब्ल्यू का एक्सप्रेशन तो निकाल लिया था, है ना। डी डब्ल्यू क्या था, ये देखो पीई साइन थीटा डी थीटा, ये क्या था, डी डब्ल्यू था। सो आप माइनस को भी के लिए निगलेक्ट करके चलते हैं, तो डी यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डी यू विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू क्या है, पीई साइन थीटा, है ना। अब इसमें अगर हमें निकालना क्या है, यू निकालना है मान लो, तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू दैट विल बी इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या निकला था, ये निकला था, है ना। बस इसमें अब थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या था, ये था ना, माइनस पीई कॉस थीटा माइनस पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा क्या है 90 टू थीटा, 90 से लेके हम किसी थीटा एंगल तक उसको घुमा रहे हैं, ठीक है। तो u विल बी इक्वल टू डी यू का इंटीग्रेशन दैट विल बी इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन यानी कि माइनस पीई कॉस थीटा फ्रॉम 90 टू 0, 90 टू थीटा सॉरी, तो u विल बी इक्वल टू माइनस पीई कॉस 90 सॉरी कॉस थीटा माइनस कॉस 90 यानी कॉस थीटा आ गया, कॉस 90 तो 0 होगा ना, तो उसको माइनस करने का क्या फायदा, तो u क्या आ गया, माइनस पीई कॉस थीटा, यानी कि इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में इसको ऐसे लिखेंगे। ये क्या है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद अ डाइपोल, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमने दो टॉपिक देखे हैं, इसमें ये क्या था, वर्क डन का फॉर्मूला, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है, नोट कर लेना है अच्छे से। अच्छा उस साइड का भी नहीं दिख रहा यार, दिख क्या रहा है तुम्हें, एक मिनट, अब ठीक है ना, नाउ इट्स परफेक्ट। अब आप इसको नोट करो, फिर हम आगे की कहानी देखेंगे। अब अगर आपने ये पढ़ लिया ना, तो हम कुछ केसेस देख लेते हैं, है ना। डायरेक्ट इससे रब करूं, चलो पहले इससे रब करते हैं फिर उससे रब करेंगे, सिर्फ इसको पार्ट, इस इतने पार्ट को रब कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको भी कर ही देते हैं क्योंकि नोट तो आपने कर ही लिया होगा,
आप तो बिल्कुल एमएनएम वाली स्पीड के हैं, जितनी स्पीड से वो बोलता है, रैप करता है, उतनी ही स्पीड से आप लिख लेते हैं। जेन जी जनरेशन है भाई आपकी, तो जल्दी जल्दी करा करो काम, है ना। पहले मैं देखूं जरा बोर्ड का हालत आपको दिख रही है अच्छे से, बोर्ड पे सब कुछ वाइटिस वाइटिस ज्यादा तो नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, टॉर्क का पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर और पोटेंशियल एनर्जी यू का माइनस पी डॉट ई, ठीक है। और यू क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का हमने क्या देखा, राइट हैंड रूल यूज करेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन के लिए। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी इस साइड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड की है, और आपका डायपोल मोमेंट भी इस साइड का है, मान लीजिए है पी वेक्टर। फिर एक केस है ये है पी वेक्टर, एक केस है आपके पास पी वेक्टर ऐसा ले लीजिए, और एक केस में पी वेक्टर आप नीचे को ले लीजिए। यही केसेस हो सकते हैं। तो इनमें आपको मुझे टॉर्क बताना है, टॉर्क बताना है और यू बताना है। ये आपके पास गया एक चमचमाता हुआ क्वेश्चन। टॉर्क बताना है, यू बताना है, टॉर्क बताना है, यू बताना है। पहले तो थीटा देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच में कोई एंगल है क्या, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो टॉर्क में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पी क्रॉस ई, यानी पी ई साइन थीटा, साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा 0, टॉर्क इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा 0। क्यों, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और उसके लिए भी साइन थीटा 0 होता है। अगर इसकी बात करूं तो थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री। टॉर्क इसके लिए और इसके लिए मैक्सिमम होता है, ठीक है, बिकॉज ऐसे भी सीधा खड़ा ना, तो वो जल्दी से टॉर्क, एक मिनट लगा लेगा। अरे यार बंद हो, ठीक है। तो पीई इसमें 90 डिग्री है तो क्या आएगा, पीई, इसमें भी मैक्सिमम पीई। अब इसमें बस चेंज किसका है, डायरेक्शन का चेंज है। डायरेक्शन का भी क्या चेंज है, पी क्रॉस ई करना है आपको, क्या करना है, पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई मतलब पी इस साइड है और ई ऐसे को है इस साइड, तो ये अंदर की डायरेक्शन दिखा रहा है ये वाला, यानी कि इसमें है माइनस के कैप, तो इसमें होगा के कैप, ठीक है ना। अब इसमें देखिए यू आपको निकालना है। यू के लिए क्या होता है, व्हाट इज फॉर यू, फॉर यू नॉट फॉर यू, बट यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पीई कॉस थीटा। तो कॉस 0 1, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, पीई आ जाएगा, माइनस का पीई, और ठीक है। और इसमें भी पीई ही आएगा ना, तो इसमें प्लस पीई आएगा, बिकॉज 180 का कॉस जो है वो क्या होता है, -1। कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। इसमें 0, इसमें 0, क्योंकि 90 डिग्री है एंगल और इसमें एंगल 270 डिग्री है ना, तो 0 और 0। अब देखिए कंसेप्ट फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल भी आप यहां से देख सकते हो, है ना। अब स्टेबल और अनस्टेबल वो आपका होमवर्क है, बिकॉज वो मैं पढ़ा चुका हूं पहले से कंसेप्ट कि क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या होता है अनस्टेबल। सो फाइंड which one is stable and which one is unstable. इक्विलिब्रियम, और ये आपको कमेंट करना है, कमेंट इट, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है और ये मैं करवाऊंगा नहीं, अगले लेक्चर में डिस्कस, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, करके कर लो इसको नोट जल्दी से। एक लिख रहा है व्हाट इज इक्विलिब्रियम, वेरी गुड। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे फोर्स 0 हो और टॉर्क 0 हो। अब इक्विलिब्रियम, ये दोनों तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, यही दोनों इक्विलिब्रियम है, बिकॉज इनमें टॉर्क 0 है और फोर्स तो सभी में 0 है ना। टॉर्क इन्हीं में 0 है, तो यही है आपके पास इक्विलिब्रियम, बिकॉज फोर्स देखो सब में ही 0 होगा ना, एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या हुई, नेगेटिव के ऊपर क्या हुई, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो यही है, इन दोनों में इक्विलिब्रियम है। आप बताइएगा कि इसमें आपके पास कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इसमें मिनिमम होती है, वो स्टेबल होता है, ये आपको मैंने हिंट भी दे दिया। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो, मैं इसकी फोटो खींचता हूँ। नोटेड।
चलिए अब हम देखते हैं आगे की कहानी। अब आपको पता है कि अगर ये एंगल, मैंने आपको पहले भी बताया ना, थीटा अगर बहुत छोटा है तो यहाँ पे एसएचएम होगा, और एसएचएम कैसा होगा? एंगुलर एसएचएम होगा, ना कि लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम थोड़ी होगा, एंगुलर होगा ना, एंगल भी होगा, चेन मतलब घूमेगा भी साथ साथ में, है ना, तो एंगुलर एसएचएम होगा। अब हम उसकी कहानी देखते हैं कि एंगुलर एसएचएम में हमें जो अलग अलग चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। टाइम पीरियड इसमें मेन होता है ना, ऑफ कोर्स, तो टाइम पीरियड हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। अब अगर मैं मान लो लीनियर एसएचएम की बात कर रहा हूँ, है ना, तो उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता था वो क्या होता था? एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था ना। फॉर लीनियर एसएचएम आपने क्या पढ़ा है? फोर्स रिस्टोरिंग, ये क्या है? रिस्टोरिंग, ये पूरा लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या बोल रहा हूँ मैं? mr ओमेगा स्क्वायर। फोर्स रिस्टोरिंग विल बी इक्वल टू, याद आ जाएगा? दिख रहा है? वाइट ज्यादा है? सही तो है, सही तो है। mr ओमेगा स्क्वायर होता है ना, तो r की जगह हमने x लिख लिया, m ओमेगा स्क्वायर x। ये तो हो गया लीनियर एसएचएम के लिए। फॉर एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम के लिए क्या होगा? m ओमेगा स्क्वायर x की जगह m की जगह क्या आ जाता है? i आ जाता है। ओमेगा की जगह क्या आता है? अल्फा। क्या क्या मिस्टेक है? एवरीथिंग इज परफेक्ट। m ओमेगा स्क्वायर x, तो यहाँ पे एंगुलर एसएचएम में क्या आता है? m। यार ये बकवास सब कमेंट में बंद कर दो। मिस्टेक मिस्टेक, क्या मिस्टेक? m ओमेगा स्क्वायर i ओमेगा स्क्वायर x। क्या नॉट विजिबल? यार एवरीथिंग इज विजिबल, ठीक है, मेरे सामने भी स्क्रीन लगी हुई है, मैं भी देख सकता हूं, ठीक है ना। थीटा आएगा, अच्छा, तो आई ओमेगा स्क्वायर थीटा एंगुलर एसएचएम के लिए ये होता है। अब आपको पता है दिस इज इक्वल टू टाउ, बिकॉज यहां पे ये फोर्स है तो ये है टाउ रीस्टोरिंग, ठीक है ना। अब जैसे वो फोर्स रीस्टोरिंग किसके बराबर होता था? जो फोर्स आप लगा रहे हैं, तो इसमें ये टाउ रीस्टोरिंग किसके बराबर होगा? आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, और जो टाउ लग रहा है, कितना टाउ था? पीई साइन थीटा, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, बिकॉज ही तो था आपके पास एक्सप्रेशन टॉर्क का। टॉर्क रिस्टोरिंग और जो टॉर्क लग रहा है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस इससे आपको क्या निकाल लेना है? ओमेगा निकाल लेना है, ठीक है ना। तो ओमेगा निकाल लीजिए इससे। अच्छा, अब क्योंकि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, और जब वेरी स्मॉल थीटा होता है तो हम साइन थीटा को लगभग लगभग टैन थीटा के, और उसको लगभग लगभग थीटा के बराबर लिख लेते हैं। तो साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? थीटा लिख दूंगा। पीई थीटा दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल, पी इंटू ई इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। अब आपको ओमेगा चाहिए था, ओमेगा विल बी इक्वल टू पीई बाय ओमेगा बाय आई। आई क्या है? व्हाट इज आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये आ गया ओमेगा आपके पास, ठीक है, ये ओमेगा हो गया। अब अगर आपको चाहिए टाइम पीरियड, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, सॉरी 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा ये है तो इसका उल्टा करके आई बाय पीई, ये आपके पास आ जाएगा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। नोट कर लो इसको, ठीक है ना, नोट कर लो इसको। यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूं, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको अगर आपको लिखना तो कैसे लिख सकते हो? एम आर स्क्वायर का सिग्मा, सिग्मा एम आई आर आई, क्या P इंटू, अरे यार इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? पीई साइन थीटा में क्या ये पोटेंशियल एनर्जी होता था? इट इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, इट इज पी क्या है? डाइपोल मोमेंट, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। एक मिनट, टाइम कितना हो गया? अच्छा, टाइम खत्म होने वाला है हमारे पास, है ना, है ना, तो टाइम हमारे पास कम है, इसको आप नोट करो। लीनियर के लिए ये है, एंगुलर के लिए ये है, और ये है आपका क्लास 11 का कंसेप्ट। नोट कर लो, कर लो नोट इसको, हाँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको एयरटेल की ट्यून सुनाई दे रही होगी अभी। चलो अब बिल्कुल बेसिक ना हम टाइम पीरियड निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक एसएचएम का।
बिल्कुल बेसिक। तो इसको मैं मिटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए क्या, इसे मिटा देते हैं, फिर हम बेसिक एसएचएम के लिए टाइम पीरियड निकालते हैं। मान लीजिए कि एक डायपोल है, लेट से ऐसे पड़ा है इस ओरिएंटेशन में, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, और ये बिल्कुल स्मॉल थीटा है। आपको बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। टाइम यार आपका कम है और मुझे भी कहीं जाना है, तो पहले आप इसको देख लो, बिल्कुल बेसिक। अगर हमें निकालना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको निकालना है इसके एसएचएम का। तो वो कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, आपको आपने पढ़ा, इसका मास है स्मॉल m, इसका मास भी है स्मॉल m, दोनों का मास सेम ही ले लो फिलहाल के लिए, है ना। एक केस हम ऐसे लेते हैं, बिल्कुल दोनों का मास सेम है, स्मॉल m, ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, क्या पढ़ा अभी हमने, p इंटू ई बाई आई, ये e है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज स्मॉल, दैट इज p वेक्टर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। चंद्रयान आज देखा आपने, चंद्रयान देखा क्या, आज ही है ना। तो जरूर आप देखें उसको भी, ये मुझे भी इन्फॉर्मेशन याद है, पीछे से आवाज आई चंद्रयान, ठीक है। तो आप जरूर उसको देखना, इंडिया के लिए बहुत प्राइड मोमेंट है, बहुत प्राउड का मोमेंट है, ठीक है। अगर वो लॉन्च हो गया अच्छे से, लॉन्च तो हो चुका है, मतलब अगर वो मून के ऊपर लैंड अच्छे से कर गया तो इंडिया के लिए मतलब पहला ऐसा कंट्री होगा पूरे देश में जो साउथ पोल पे पहुंचा है। उसके नॉर्थ पे तो कई सारे हैं, 4 हैं, कौन 4 चाइना, अमेरिका, इंडिया एंड रशिया। रशिया ने क्या सोचा, इंडिया जा रहा है साउथ पोल की तरफ, हम देखते हैं, हम इंडिया से पहले जाएंगे, जाने की कोशिश की बट वो फेल हो गया। बट आशा यही है, उम्मीद यही है कि इंडिया का सक्सेसफुल हो जाए प्रॉपर, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला था। अब क्या करोगे, आई निकालोगे। आई कैसे निकालोगे, अभी तो बताया, सिग्मा ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर। अब ये है आपके पास डी, ये है आपके पास डी, दोनों का डी सेम है, तो एम आई एम इंटू डी प्लस एम इंटू डी का स्क्वायर, यानी 2md स्क्वायर लिख लो, 2md स्क्वायर, है ना। तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट पीई बाय 2md स्क्वायर। डी क्या है, ये डिस्टेंस, ठीक है। और आप ये कहां से मेजर करते थे, आर, किसी भी पॉइंट से ले लो, तो मैंने यहां से ले लिया, ठीक है, सेंटर से। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका टाइम पीरियड, नोट कर लो इसको। फिर आज की क्लास को खत्म करें क्या, मैं तो बहुत कम आज हुई है क्लास, है। अच्छा, आई बाय पी ई आएगा ना भाई, मैंने तो ओमेगा का फॉर्मूला लिख दिया, पी ई बाय आई, यहाँ पे आई बाय पी ई होगा, पी ई ऊपर और ये 2md स्क्वायर नीचे, पी ई और 2md स्क्वायर। पी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, है ना, 2q इंटू डी, तो एक डी भी कैंसिल हो जाएगा और 2 भी, है ना। वो भी आप पुट करना चाहो कर सकते हो, देख लो एक बार, है ना। इसको देखो पहले बढ़िया से, पुट कर ही लेते हैं, है ना, पुट भी कर ही लो। 2 पाई अंडर रूट 2md स्क्वायर अपॉन में है p इंटू ई, पी को क्या लिख सकते हो, 2qd, और ई तो है ही आपके पास, तो ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, डी से यहाँ पे सिर्फ एक डी बचेगा, तो रूट md बाई ई, 2 पाई रूट md बाई ई, ये आपका आएगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट md बाई ई, ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये था आपका टाइम पीरियड फॉर दिस केस। अब ऐसे आपके कई सारे और केसेस भी बन सकते हैं जहाँ पे मासेस अलग अलग हो जाएं, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या, md स्क्वायर की जगह m1d1 स्क्वायर प्लस m2d2 स्क्वायर बन जाएगा, अगर मान लो ये डिस्टेंस भी अलग अलग हो गया, ठीक है। वो भी हम देखेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में देखना बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्लास में ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ऐसा करते हैं, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो, मैं आपको वो होमवर्क दे देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताना, डिस्कस नहीं करूंगा मैं, कमेंट में बता दूंगा आंसर सही है कि नहीं। ये वैसे ना वो मतलब आपके मेन कंसेप्ट उसमें कौन सा यूज होगा ना, रोटेशन मोशन, तो हम जब रिवीजन करेंगे तब देख लेंगे उस चीज को, ठीक है। तो ये हम अभी के लिए इतना ही ठीक है ना इसको, तो
ठीक है ना। तो आज कोई डीपीपी आपको नहीं मिलेगी, टुडे देयर विल बी नो डीपीपी। कल हम अगले लेक्चर में, मतलब जो भी इसका अगला लेक्चर होगा उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और देखेंगे। किससे रिलेटेड, जो हमने वर्क का फॉर्मूला देखा, वर्क डन, और ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी देखी, ठीक है, टॉर्क देखा, इन सब के हम क्वेश्चंस देखेंगे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर मतलब जो अगला फिजिक्स का लेक्चर होगा, ऐसा नहीं केमिस्ट्री का लेक्चर है अगला और उसमें हम देख रहे हैं इन सब के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा वीडियोस में कि पैटर्न में आ रही है वीडियोस, है ना। पैटर्न मतलब पहले इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरह से आ रहा है। तो आप होमवर्क नोट कर लो, आपको बता देता हूँ क्या है होमवर्क। एक मिनट मैं देख के बताता हूँ, इसमें देखें जरा, एक मिनट। प्रीवियस ऑल डीपीपीज, अब मुझे पता नहीं मैंने कितनी दे दी है ना, तो डीपीपीज ऑल प्रीवियस आपको सॉल्व कर लेनी है, सारी आपको पुरानी डीपीपी सॉल्व कर लेनी है, ऑल क्लास नोट्स रिवाइज कर लेने हैं, और इस टॉपिक को रिवाइज करना है बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन टॉर्क, वर्क एंड जो भी पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी, यू ऑफ डायपोल। अगली क्लास में हम डायपोल से सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिर लेक्चर 14 में क्वेश्चंस, लेक्चर 15 में आपका एरिया वेक्टर मतलब वो जो है फ्लक्स वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा, उसमें आपका एक लेक्चर लग जाएगा, एक या 1.5 लेक्चर, है ना। तो 15, 16, 17 या 18 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और वो हमने बड़ी क्वालिटी से चैप्टर को पढ़ा है, आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट टाइम के लिए। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम। सॉन्ग हम आज कौन सा सुना है फिर आप बताओ, खुद बता दो। अच्छा पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी, एक्चुअली टीवी लग चुका है और मुझे उसी चीज़ के लिए जाना है, 4 बज गए हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम। तो बताओ तो सही कौन सा सुनाऊं। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा तू आजा, आजा तू है मेरे मौकी जैसी परछाइयां, रे कबीरा तू आजा। एक लिख रहा है y in 2x। चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, श्रीमन नारायण, राम राम।